अध्याय 7। महाराष्ट्र की समस्याएं और समाधान। महाराष्ट्र भी एक और क्षेत्र है जो विवाद का विषय बना हुआ है। इसके हल के लिए 4 प्रस्ताव मैदान में हैं। 1. बंबई राज्य को यथावत बना रहने दिया जाए, अर्थात इसे एक मिश्रित राज्य रहने दिया जाए जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और बंबई तीनों आ जाएं। 2. वर्तमान राज्य को भंग कर दिया जाए, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग कर दिया जाए और उनके 2 पृथक पृथक राज्य बना दिए जाएं। 3. संयुक्त महाराष्ट्र बना दिए जाए जिसका बंबई भी एक राज्य हो। 4. बंबई को महाराष्ट्र से अलग करके उसे एक पृथक नगर राज्य बना दिया जाए। मैं यहां अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार हैं। बंबई को मिश्रित राज्य न रहने दिया जाए। मैं महाराष्ट्र को 4 राज्यों में विभक्त करने के पक्ष में हूं। देखें मानचित्र 5 उदास स्माइली। 1. महाराष्ट्र नगर राज्य बंबई। 2. पश्चिमी महाराष्ट्र। 3. मध्य महाराष्ट्र और 4. पूर्वी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नगर राज्य बंबई नगर जिसमें महाराष्ट्र का वह क्षेत्र सम्मिलित हो जो उसे एक अच्छा और सशक्त नगर राज्य बना सके। पश्चिमी महाराष्ट्र। 1. थाना। 2. कोलाबा। 3. रत्नागिरी। 4. पूना। 5. उत्तर सतारा। 6. दक्षिण सतारा। 7. कोल्हापुर और 8. मराठी भाषी क्षेत्र जो कर्नाटक को दे दिए गए हैं। मध्य महाराष्ट्र। 1. डोंगा। 2. पूर्व खानदेश। 3. पश्चिम खानदेश। 4. नासिक। 5. अहमनगर। 6. औरंगाबाद। 7. नांदेड़। 8. परभणी। 9. बीड़। 10. उस्मानाबाद। 11. शोलापुर सिटी और शोलापुर जिले का मराठी भाषी क्षेत्र और 12. वे मराठी भाषी क्षेत्र जो तेलंगाना को सौंप दिए गए हैं। पूर्वी महाराष्ट्र। 1. बुल्ढाना। 2. यवतमाल। 3. अकोला। 4. अमरावती। 5. वर्धा। 6. चांदा। 7. नागपुर। 8. भंडारा। 9. वे मराठी भाषी क्षेत्र जो हिंदी राज्यों को दे दिए गए हैं। अब मैं इन प्रस्तावों के गुणदोषों की जांच करूंगा। महाराष्ट्रीय मिश्रित राज्य के अधीन रहे क्या बंबई को मिश्रित राज्य बना रहने दिया जाए? यह बहुत ही असामान्य प्रक्रिया है। कलकत्ता नगर पृथक नगर राज्य नहीं है। मद्रास पृथक नगर राज्य नहीं है। फिर बंबई को ही क्यों अपवाद बनाया जाए? दूसरा कारण यह है कि यह पहले ही से मिश्रित राज्य है। इस मिश्रित राज्य के अधीन रहने पर महाराष्ट्रियों का क्या अनुभव है? महाराष्ट्रियों को इस मिश्रित राज्य में रहने से बहुत नुकसान हुआ। बंबई मंत्रिमंडल में महाराष्ट्रियों की क्या स्थिति है? आइए मंत्री मदों के बंटवारे पर विचार करें। गुजराती मंत्री 4, मराठी मंत्री 4, कन्नड़ मंत्री 1, योग 9। विधानसभा में गुजराती सदस्य केवल 106 हैं, मराठी सदस्य 149 हैं, लेकिन इसके बावजूद गुजराती मंत्रियों की संख्या महाराष्ट्रीय मंत्रियों के बराबर है। अब उपमंत्रियों का विभाजन देखें। मराठी भाषी 5, गुजराती भाषी 2, कन्नड़ भाषी 1, योग 9। केवल उपमंत्रियों में महाराष्ट्रियों का 1 से बहुमत है। लेकिन सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि मंत्रियों में शक्ति और विषय की दृष्टि से किस प्रकार का विभाजन हुआ है। यह बताता है कि बंबई राज्य के मिश्रित मंत्रिमंडल में महाराष्ट्रियों को किस प्रकार की शक्ति और प्राधिकार दिया गया है। मंत्रियों में विषयों का विभाजन। गुजराती उपमंत्री महाराष्ट्रीय मंत्री 1, मोरारजी देसाई 105 विषय 1, हीरे 49 विषय 2, दिनकर राव देसाई 26 विषय 2, निम्बालकर 20 विषय 3, जीवराज मेहता 43 विषय 3, तपासे 15 विषय 4, शांति लाल शाह 28 विषय 4, चौहान 4 विषय योग 202 योग 88। उपमंत्रियों में विषयों का जो विभाजन हुआ है वह भी इसी पैटर्न पर किया गया है। उपमंत्रियों में विषयों का विभाजन। गुजराती उपमंत्री महाराष्ट्रीय उपमंत्री 1, इंदुमती सेठ 12 विषय 1, वाडेरेकर 12 विषय 2,
बाबूभाई जे पटेल 3 विषय 2, देशमुख 4 विषय 3, नरवणे 5 विषय 4, साठे 5 विषय 5, पत्की 3 विषय योग 15 योग 29। आइए अब यह देखें कि महाराष्ट्र और गुजरात में विकास कार्यों पर कितना धन खर्च किया जाता है। निम्नलिखित आंकड़ों से यह अनुमान हो जाएगा कि 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना हुआ है। विकास कार्य पर प्रति व्यक्ति व्यय कैसा भेदभावपूर्ण व्यवहार है, कैसा पक्षपात है, कैसा अन्याय है। क्या कोई महाराष्ट्रियों को दोषी ठहरा सकता है यदि वे बंबई के मिश्रित राज्य के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करें? इस प्रकार कोई भी महाराष्ट्रीय व्यक्ति अपनी अधीनता की ऐसी स्थिति सहन नहीं कर सकता। इसलिए मिश्रित राज्य का हमेशा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। बंबई नगर की स्थिति। बंबई नगर का क्षेत्र एक विवादास्पद विषय है और यह विवाद बहुत तीव्र बन चुका है। महाराष्ट्रीय चाहते हैं कि यह नगर महाराष्ट्र का भाग बने। गुजराती चाहते हैं कि यह नगर एक पृथक राज्य हो। इसी विवाद पर सिर्फ उठव्वल हुई है, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं हो पाई। इसलिए यह जरूरी है कि मामले की जड़ तक पहुंचा जाए। गुजराती बंबई को अपना शहर नहीं मानते, लेकिन यह भी नहीं चाहते कि वह उनके हाथों से निकल जाए। चूंकि इस नगर के व्यापार और उद्योग पर उनका नियंत्रण है, इसलिए वे इस पर एक प्रकार का सुविधाधिकार चाहते हैं। मुद्दा है कि यह महाराष्ट्र का अंग बने या इसका पृथक राज्य के रूप में निर्माण किया जाए। इस मुद्दे पर गुजरातियों और महाराष्ट्रियों में तीव्र मतभेद हैं। महाराष्ट्रीय चाहते हैं कि बंबई नए महाराष्ट्र राज्य का ही अंग बने। गुजराती इसका डटकर विरोध करते हैं। उन्होंने 2 विकल्प रखे हैं। एक विकल्प तो यह है कि वर्तमान द्विभाषी बंबई राज्य को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र की 2 भाषाई इकाइयां न बनाई जाएं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का निर्णय यह है कि बंबई नगर को एक पृथक राज्य बना दिया जाए। गुजराती खुश हैं, लेकिन जाहिर है महाराष्ट्रीय इससे नाराज हैं। महाराष्ट्रियों का रोष बिल्कुल जायज है। महाराष्ट्रियों के विरुद्ध जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें कोई दम नहीं है। पहला तर्क जो दिया गया है, वह यह है कि बंबई शहर की कुल जनसंख्या में मराठी लोगों का बहुमत नहीं है। बंबई की कुल जनसंख्या बहुत भारी है। देखें सांख्यिकीय परिशिष्ट। मराठी भाषी लोग 48% हैं। जो इस प्रकार का तर्क देते हैं, वे उस तर्क की कमजोरी को महसूस नहीं करते। निःसंदेह बंबई नगर में मराठी भाषी लोग 50% से कम हैं, लेकिन इसका मूल्यांकन 2 कारकों से किया जाना चाहिए। एक तो यह है कि भौगोलिक दृष्टि से कोई यह मानने से इनकार नहीं करेगा कि बंबई महाराष्ट्र का ही एक भाग है, चाहे महाराष्ट्रियों का शहर के अंदर अल्पमत ही है। यहां तक कि श्री मोरारजी देसाई ने भी गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की एक बैठक में भाषण देते हुए कहा था कि बंबई महाराष्ट्र का ही भाग है। जनसंख्या कारक का मूल्यांकन करते समय जो दूसरा प्रश्न विचारणीय है, वह है शेष भारत से आने वाले लोगों का तांता, जो या तो लाभ कमाने के उद्देश्य से बंबई आते हैं या जीविकोपार्जन के लिए। उनमें से कोई भी बंबई को अपना घर नहीं समझता और इसीलिए उनमें से किसी को बंबई नगर का स्थायी निवासी नहीं समझना चाहिए। उनमें बहुत से तो कुछ महीनों के लिए ही आते हैं और वापस चले जाते हैं। बंबई केवल महाराष्ट्रियों के लिए घर है और किसी के लिए नहीं। इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि बंबई शहर में बहुसंख्यक कौन लोग हैं, गैर महाराष्ट्रियों को गिनना न तो तर्कसंगत है और न ही उचित। इसके अतिरिक्त यही नहीं देखा गया कि बंबई में गैर महाराष्ट्रियों की जो बाढ़ चली आती है, उसका कारण ऐसे स्थानीय कानून का होना है जिसके अनुसार नागरिकता की बढ़ती को रोका जा सके। यदि बंबई राज्य में ऐसा कानून होता है तो भारत के सभी भागों से बंबई आने वालों का प्रवाह रोका जा सकता था और महाराष्ट्रियों का बहुमत बरकरार रखा जा सकता था। यह भी अनुभव नहीं किया गया कि बंबई में गैर महाराष्ट्रियों का प्रवाह इसलिए और भी होता है कि बंबई एक बंदरगाह है और यह बंदरगाह इसके पश्चिमी तट पर है।
यूरोप से बंबई का रास्ता यूरोप से कलकत्ता या यूरोप से मद्रास की अपेक्षा कहीं छोटा है। यही कारण है कि भारत के अन्य भागों से गरीब लोग भारी संख्या में अपने घर-बार छोड़कर अस्थायी निवास के लिए बंबई आते हैं। बंबई में दूसरे शहरों की तुलना में रोजगार तलाश करना भी आसान है। सच तो यह है कि इस मामले पर भिन्न दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। लोग विगत लगभग 200 वर्षों से बंबई आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस आवाजाही से महाराष्ट्रियों की शहर में जनसंख्या 48% से कम नहीं हुई है। 200 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी जनसंख्या का स्वरूप मुख्यतः महाराष्ट्रीय ही बना हुआ है। इसका कारण नगर का प्रवासी स्वरूप है। देखें परिशिष्ट 3। गुजराती लोग तो प्रवासी होते ही हैं। कुछ अन्य तर्क भी ऐसे हैं जो बंबई को महाराष्ट्र के एक भाग के रूप में बनाए रखने के पक्ष में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बंबई भारत का एकमात्र मिश्रित नगर नहीं है। कलकत्ता और मद्रास भी मिश्रित नगर हैं। यदि कलकत्ता पश्चिम बंगाल का और मद्रास राज्य का भाग हो सकता है, तो बंबई को महाराष्ट्र का भाग बना देने में क्या आपत्ति है? यही वह प्रश्न है जो प्रत्येक महाराष्ट्रीय पूछेगा। मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। मेरे मस्तिष्क में एक ही उत्तर आता है, जो यह है कि कांग्रेस की आला कमान का यह विचार है कि महाराष्ट्रीय दूसरों पर शासन करने के योग्य नहीं है। यह महाराष्ट्रियों के चरित्र पर एक लाछन है और वे उसे हरगिज सहन नहीं करेंगे। कहा जाता है कि बंबई गैर महाराष्ट्रियों की पूंजी के बल पर बना है। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन क्या मद्रासियों की पूंजी के बल पर बनाया गया है? क्या कलकत्ता बंगालियों की पूंजी से बना है? अगर यूरोपीय लोग मद्रास और कलकत्ता में पूंजी निवेश न करते तो ये दोनों गांव ही बने रहते। फिर भला महाराष्ट्रियों के खिलाफ यह दलील क्यों दी जाती है जब वे बंबई को अपना बताते हैं? महाराष्ट्रियों ने बंबई को मजदूर तो दिए ही हैं, जिनके बिना बंबई नगर वह नहीं हो सकता था जो वह आज है। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि बंबई का अस्तित्व महाराष्ट्र पर ही निर्भर है। उसके विद्युत के संसाधन महाराष्ट्र में हैं। उसकी जल पूर्ति के साधन महाराष्ट्र में हैं। उसके श्रमिकों के साधन महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र किसी भी समय बंबई नगर को मोहनजोदाड़ो में परिवर्तित कर सकता है। गुजराती लोगों को यह डर है कि महाराष्ट्रीय उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करेंगे, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार भेदभाव इसलिए संभव नहीं है क्योंकि संविधान में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश के रूप में मौलिक अधिकारों और उपचारों की सूची दी गई है, जिनके अधीन किसी भी अन्याय का तत्काल निवारण कराया जा सकता है। भेदभावजन्य किसी भी प्रकार के अन्याय के लिए संविधान में उपचार की व्यवस्था है। भला गुजरातियों को डरने की क्या आवश्यकता है? आइए अब हम इस पर विचार करें कि गुजरातियों को बंबई के एक पृथक नगर राज्य बन जाने से क्या लाभ पहुंचेगा। बंबई राज्य में उनकी आबादी केवल 10% है। उन्हें बंबई के नगर राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें मिल जाएंगी? 10% भी नहीं। फिर भला 10% लोग 90% के मुकाबले में अपने मुवक्किलों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? यह स्मरणीय है कि महाराष्ट्रियों और गुजरातियों के बीच जो प्रतिद्वंद्विता की भावनाएं हैं, वे पहले से कहीं अधिक उत्तेजित होती जाएंगी। महाराष्ट्रीय गुजराती उम्मीदवार को मत नहीं देगा और गुजराती मतदाता किसी महाराष्ट्रीय प्रत्याशी को मत नहीं। अब तक तो गुजराती पैसों से महाराष्ट्र में अपना काम निकाल रहे हैं, लेकिन एक बार आत्मसम्मान जाग जाए तो पैसा भी कुछ नहीं कर पाएगा। गुजरातियों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि परस्पर सद्भाव से अधिक संरक्षण मिल सकता है या नगर के शासन में छोटी छोटी भागीदारी से। वैसे तो महाराष्ट्र का पक्ष फौलाद की तरह मजबूत है, लेकिन कुछ बातें दूसरे पक्ष की ऐसी हैं जिन पर उन्हें ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। वे चाहते हैं कि बंबई महाराष्ट्र ही में रहे, लेकिन उनके लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि आखिर वे चाहते क्या हैं? क्या वे चाहते हैं कि बंबई प्रगति करता रहे या वे चाहते हैं कि वह पतनशील हो जाए? क्या बंबई महाराष्ट्र में रहते हुए फल फूल सकता है?
इसका प्रकारांतर से यह अर्थ है, क्या महाराष्ट्र बंबई नगर के वर्धमान व्यापार और उद्योग धंधों के लिए आवश्यक पूंजी जुटा सकता है? कोई भी महाराष्ट्रीय इस प्रश्न का उत्तर हाँ में नहीं दे सकता। महाराष्ट्रीय वर्षों के बाद इस स्थिति में आ पाएंगे कि पूंजी की आवश्यकता पूरी कर सके। फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं जान पड़ता। दूसरा मुद्दा यह है, यदि नगर की संपन्नता में गिरावट आ जाए, चाहे वह पूंजी के पलायन के कारण हो या व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लोप से, तो बंबई में रहने वाले महाराष्ट्रियों के जीवन स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? महाराष्ट्रियों को यह नहीं भूलना चाहिए, चाहे इससे उनके स्वाभिमान को ठेस क्यों न पहुंचती हो, कि वे क्लर्कों और कुलियों के देश में रहते हैं। किसी पतनशील नगर में उन्हें कौन रोजगार देगा? महाराष्ट्रियों को बंबई के प्रश्न पर इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक सूक्ति सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडिता। बंबई नगर को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए एक और कारण भी है। अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोग जो गांवों में रहते हैं, उन पर बहुसंख्यक समुदाय के लोग अत्याचार करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, यहां तक कि वे उनकी हत्या भी कर देते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को शरण चाहिए, एक ऐसा सुरक्षित स्थान चाहिए जहां वे बहुसंख्यक समुदाय के अत्याचार से सुरक्षित रह सकें। यदि संयुक्त महाराष्ट्र बन जाए जिसमें बंबई शामिल हो, तो वे अपनी सुरक्षा के लिए कहां जाएंगे? इसी प्रकार का अत्याचार उस समय गांवों में रहने वाले ब्राह्मणों, मारवाड़ियों और गुजरातियों के साथ किया जाता था, जब गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। सभी ब्राह्मण, मारवाड़ी और गुजराती जो किसी समय गांवों में रहते थे, वहां से भाग निकले। जो अब शहरों कस्बों में रहते हैं और सुरक्षित हैं और अपने अनुभवों को भुलाकर संयुक्त महाराष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि महाराष्ट्रीय फिलहाल कांग्रेस आला कमान का निर्णय मान ले, तो उनके लिए यह हितकर सिद्ध होगा। महाराष्ट्रियों को बंबई के हाथ से निकल जाने पर कोई डर नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्रियों को कोई भी बंबई से वंचित नहीं कर सकता, न ही उन्हें बंबई से बाहर निकाल सकता है। बंबई की पृथक राज्य के रूप में रचना पर जो असली आपत्ति है, उसका कारण यह है कि बंबई नाम से यह अर्थ नहीं निकलता कि यह महाराष्ट्र का ही एक अंग है। इसी आपत्ति का निराकरण करने के लिए मेरा यह सुझाव है कि बंबई के नए राज्य का नाम बदलकर इसे कोई और नाम दे दिया जाए, जिससे महाराष्ट्र का बोध होता हो। मान लीजिए, इस सुझाव के अनुसार यह कहने के बजाय कि बंबई को एक पृथक राज्य बना दिया जाए, यदि यह कहा जाए कि महाराष्ट्र को 4 राज्यों में विभक्त कर दिया जाए, 1 महाराष्ट्र नगर राज्य जो बंबई नगर है, 2 पश्चिमी महाराष्ट्र, 3 मध्य महाराष्ट्र और 4 पूर्वी महाराष्ट्र, तो बंबई की पृथक राज्य के रूप में रचना करने पर क्या आपत्ति हो सकती है? इसका मतलब भी तो बंबई का पृथक्करण ही होगा। नगर के नाम में इस प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन महाराष्ट्रीय होगा जिससे इस आधार पर कि इस योजना से बंबई महाराष्ट्र से पृथक हो जाएगा, बंबई की पृथक नगर राज्य के रूप में रचना पर आपत्ति हो। यह कह देना कि बंबई को एक पृथक राज्य बना दिया जाए, ऐसा ही है जैसे यह कहा जाए कि महाराष्ट्र को 4 राज्यों में विभक्त कर दिया जाए। यदि महाराष्ट्र को 2 या 3 राज्यों में विभक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है, तो उसके 4 भागों में विभक्त कर देने पर क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे तो कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। भाषा में समानता की दृष्टि से मेरा सुझाव है कि कलकत्ता को बंगाल राज्यनगर और मद्रास को तमिल राज्य नगर के नाम दिए जाएं। महाराष्ट्रियों और गुजरातियों के बीच तनाव की स्थिति दूर करने के लिए मैंने यह सुझाव दिया है। महाराष्ट्र नगर राज्य अधिशेष राज्य होगा। जो लोग संयुक्त महाराष्ट्र की मांग करते हैं, जिसमें बंबई शामिल हो, उन्हें इस अधिशेष से महाराष्ट्र के लिए लाभ मिलने की आशा है। नगर राज्य का अधिशेष राजस्व इन 2 करों से मिल सकता है, 1 संपत्ति कर और 2 विद्युत कर। यदि बंबई पृथक नगर राज्य बन जाए तो क्या इन 2 स्रोतों से प्राप्त राजस्व का विनियोजन महाराष्ट्र अपने लिए कर सकता है? बंबई नगर राज्य संपत्ति कर में से संपत्ति कर की आय ले लेना संभव ही नहीं है। यह स्थानीय कर है,
जो स्थान विशेष में स्थित संपत्ति पर लगाया जाता है। इस कर से प्राप्त आय का अधिकारी वही राज्य हो सकता है जिसमें वह संपत्ति स्थिति हो। जहां तक विद्युत कर का संबंध है, उसमें स्थिति भिन्न है। जब गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो जाएं और जो हो ही जाएंगे, तो गुजरात अपने ही राज्य में उत्पन्न और खर्च होने वाली बिजली से अर्जित राजस्व की मांग करेगा। महाराष्ट्र अपने ही राज्य में उत्पन्न और खर्च होने वाली बिजली से अर्जित राजस्व का दावा करेगा। बंबई नगर भी राज्य होने के नाते यही करेगा। क्या बंबई को इस प्रकार राजस्व हथियाने की अनुमति दी जाएगी? क्या यह न्याय संगत होगा? बंबई नगर बिजली पैदा नहीं करता, वह बंबई शहर के बाहर महाराष्ट्र में पैदा की जाती है। इसलिए बंबई नगर राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह बिजली से अर्जित समस्त राजस्व खुद ले ले। उचित तो यह है कि ऐसी स्थिति में साधनों के पृथक्करण और आय के विभाजन का सिद्धांत लागू किया जाए, जो राज्य वित्त के सभी विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं। इसे ठोस आधार प्रदान करने के लिए केंद्र को चाहिए कि वह विद्युत का करारोपण अपने अधीन ले ले और होने वाली आय को महाराष्ट्र के 4 राज्यों में उनकी आवश्यकता के अनुरूप बांट दे। 1. बंबई, 2. पश्चिमी महाराष्ट्र, 3. मध्य महाराष्ट्र और 4. पूर्वी महाराष्ट्र। इससे बंबई के पृथक्करण के कारण इन तीनों महाराष्ट्रों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव में कमी आ जाएगी। संयुक्त या विभाजन मैं कह चुका हूं कि बंबई को एक नया क्षेत्र देकर इसे एक पृथक नगर राज्य बना दिया जाए। अब यह प्रश्न रह जाता है कि शेष महाराष्ट्र का क्या किया जाए। मैं बता चुका हूं कि शेष महाराष्ट्र को 3 राज्यों में बांटा दिया जाए। प्राचीन काल से ही महाराष्ट्र 3 राज्यों में बंटा रहा है। महावंश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के विभिन्न भागों में भेजे गए प्रचारकों के संदर्भ में इस तथ्य का उल्लेख है। लेकिन आगे चलकर पाली साहित्य में त्रय महाराष्ट्रिका अथवा 3 महाराष्ट्रों का हवाला दिया गया है। इससे पता चलता है कि पुरातन काल से ही 3 महाराष्ट्र चले आते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव कुछ नया नहीं है। जनसंख्या, क्षेत्र और राजस्व का विभाजन अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दर्शाया गया है। संलग्न मानचित्र सं 5 में तीनों खंडों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल और सीमाएं बताई गई हैं। फिलहाल क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से इन 3 खंडों में कोई बात आपत्तिजनक नहीं प्रतीत होती। आदिकाल से ही इन्हें त्रय महाराष्ट्र की कहा जाता रहा है। इस प्रकार के विभाजन से भाषा के सिद्धांत पर कोई आंच नहीं आती। वास्तव में यदि इन तीनों महाराष्ट्रों की एक ही भाषा हो तो इससे मराठी भाषा के विकास में भी सहायता मिलेगी, बशर्ते कि ऐसा करना उन तीनों के लिए संभव हो। जहां तक इसकी व्यवहार्यता का प्रश्न है, उस पर मैं आगे चलकर विचार करूंगा। मेरा इरादा इस पर अलग से एक विशेष अध्याय लिखने का है। उस जमाने में बंबई को कौन जानता था? वरना वही महाराष्ट्र का चौथा भाग होता। शेष 3 भागों से, जिसे मैंने पूर्वी महाराष्ट्र कहा है, पहले ही से पृथक राज्य बन चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि इसे अलग ही रहने दिया जाए। इसकी एक सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था है, सुव्यवस्थित राजस्व व्यवस्था है और सुव्यवस्थित न्यायिक व्यवस्था है, या हिंदी भाषी लोगों के बंधन से मुक्त हो चुका है। अब एक ही समस्या शेष है कि महाराष्ट्र के अधीन आने वाले उस क्षेत्र को, जो इस समय बंबई राज्य का भाग है, और हैदराबाद राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र को किस प्रकार विभक्त किया जाए। इन दोनों का एक ही में विलय करने और उसे तीसरे से जोड़ने के बजाय, जिसे मैं पूर्वी महाराष्ट्र कहता हूं, बंबई के महाराष्ट्र वाले भाग और मराठवाड़ा को 2 समान राज्यों में क्यों न विभक्त कर दिया जाए। मेरी यही योजना है। मैं बंबई राज्य के महाराष्ट्र वाले भाग के 6 जिलों को अंतरित करके उसे मराठवाड़ा का भाग बनाना चाहता हूं। देखें मानचित्र 5। तीनों महाराष्ट्रों के क्षेत्रफल और जनसंख्या का विभाजन नीचे दर्शाया गया है। तीनों महाराष्ट्र राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल और राजस्व लगभग निम्नानुसार होगा। प्लीज सी द पिक्चर। पूर्वी महाराष्ट्र। अब मैं अपनी योजना के समर्थन में कारण बताना चाहता हूं। मैं पहले कह चुका हूं कि महाराष्ट्र हमेशा से 3 भागों में बंटा रहा है।
यह एक ऐतिहासिक तर्क है। इससे कम से कम यह पता चलता है कि जिसे संयुक्त महाराष्ट्र कहा जाता है, उसकी परंपरा, रहन सहन और सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति समान नहीं है। जिन लोगों को संयुक्त महाराष्ट्र लेने की जल्दी है, वे शायद इस पर गंभीरता से विचार न करें। लेकिन वर्तमान स्थिति से उभरने वाले कुछ अन्य तर्क भी हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मैं उनमें से कुछ की ओर संकेत करता हूं। मेरा पहला तर्क यह है कि एक अकेली सरकार संयुक्त महाराष्ट्र जैसे विशाल राज्य पर शासन नहीं कर सकती। मराठी भाषी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 3,30,83,490 है। कुछ क्षेत्र जिसमें मराठी भाषी जनता आबाद है 1,74,514 वर्ग मील है। यह इतना विशाल क्षेत्र है कि किसी भी एक राज्य के लिए इस पर सफलतापूर्वक शासन करना असंभव है। जो महाराष्ट्रीय संयुक्त महाराष्ट्र की बात करते हैं, उन्हें अपने महाराष्ट्र के क्षेत्रफल और जनसंख्या की विशालता का अनुमान ही नहीं है। लेकिन एकमात्र महाराष्ट्रीय राज्य ही क्यों? यह बात मेरी समझ से बाहर है। पृथक महाराष्ट्र राज्य की मांग करना एक बात है, लेकिन एकमात्र महाराष्ट्र राज्य सर्वथा भिन्न बात है। मैं ऐसे पृथक महाराष्ट्र के पक्ष में हूं जो गुजरातियों से भी अलग हो और हिंदी भाषी लोगों से भी अलग हो। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि स्वतंत्र महाराष्ट्र का एक ही राज्य क्यों बनाया जाए। महाराष्ट्रियों का उत्तर प्रदेश पर आक्रमण करने का तो कोई इरादा है नहीं, और इसलिए उनका कोई संयुक्त मोर्चा हो यह भी जरूरी नहीं। मराठों के दृष्टिकोण से भी इस प्रकार का समेकन क्यों हो? सतारा के मराठे का औरंगाबाद के मराठे से क्या संबंध? नासिक के मराठे से रत्नागिरी के मराठे का क्या लगाव? सतारावासी मराठा औरंगाबाद के मराठा की समस्याओं से क्या हमदर्दी या लगाव रख सकता है? इसी प्रकार नासिक में रहने वाले मराठों को रत्नागिरी के मराठों की समस्याओं से क्या दिलचस्पी होगी? समेकन का कोई मतलब नहीं है और उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। वर्तमान बंबई के मंत्रिमंडल में जितने भी मराठा मंत्री हैं, सभी सतारा या नासिक जिले के हैं। कोई भी कोंकण का नहीं है। दूसरी बात गौर करने की यह है कि महाराष्ट्र के तीनों भागों में कोई आर्थिक समानता नहीं है। मराठवाड़े की निजाम ने सर्वथा उपेक्षा ही की है। इस बात की क्या गारंटी है कि अन्य दो महाराष्ट्र उस महाराष्ट्र के हितों की देखभाल करेंगे जिसे मैंने मध्य महाराष्ट्र की संज्ञा दी है? महाराष्ट्र के तीनों भागों में औद्योगिक समानता तीसरा मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना है। पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से सुविकसित हैं। लेकिन मध्य महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? उसके औद्योगिक विकास की क्या गारंटी है? क्या पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी महाराष्ट्र मध्य महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास में रुचि दिखाएंगे? चौथी बात जिस पर गौर किया जा सकता है वह एक ओर तो यह है कि पूर्वी और पश्चिमी महाराष्ट्र और दूसरी ओर पूर्वी और मध्य महाराष्ट्र पूना में शिक्षा की असमानता है। उनके बीच की असमानता भी अच्छी खासी है। यदि मध्य महाराष्ट्र पूना विश्वविद्यालय के अधीन चला गया तो उसका भाग्य फूटा। मुझे मराठवाड़ा की भारी चिंता है। उस पर विगत 200 वर्षों से निजाम का शासन था। निजाम ने इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा की और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। मराठवाड़ा में कोई एक मील जमीन ऐसी नहीं मिलेगी जहां नहरी सिंचाई होती हो। वहां के ताल्लुक क्षेत्रों में शायद ही कोई हाई स्कूल हो। निजाम की लोक सेवा में मराठवाड़ा के युवक का नाम निशान नहीं मिलेगा। मैं अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं। लोग न केवल गरीब हैं बल्कि अज्ञानी भी हैं। उन्हें धनीमानी लोगों ने दोनों तरफ से दबोच रखा है। जब उनके रोजगार के रास्ते बंद हो जाएंगे तो उनकी और भी दुर्गति होगी। मैं यह सोचकर कांप उठता हूं कि जब मराठवाड़ा पूना विश्वविद्यालय के अधीन चला जाएगा तो उसका क्या हश्र होगा। पूना विश्वविद्यालय के अधीन स्कूल कॉलेजों में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि मराठवाड़ा का कोई लड़का शायद ही परीक्षा पास कर सके।
पूर्ण संभव है कि संयुक्त महाराष्ट्र के लिए जिस प्रकार के पागलपन का प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे अकेले और सबके लिए समान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पागलपन पैदा होगा। उधर संयुक्त महाराष्ट्र की रचना हुई और उधर पूना और नागपुर के ब्राह्मणों ने नौकरियों के लिए मराठवाड़ा पर धावा बोला। महाराष्ट्र के 3 भागों में विभक्त किए जाने का एक और कारण भी है। बंबई की विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 315 है, जिसमें से 149 सदस्य मराठी भाषी हैं। बंबई की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 72 है, जिसमें 34 मराठी भाषी है। जाहिर है कि बंबई राज्य का मुख्यमंत्री मराठी भाषी होना चाहिए था। श्री हीरे मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस की आला कमान ने बिठा दिया। न केवल श्री हीरे को बिठा दिया गया, बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिए मोरारजी देसाई का नाम प्रस्तावित करने के लिए बाध्य किया गया। एक महाराष्ट्रीय नेता का यह कैसा निरादर था। और यह भी देखने की बात है कि कांग्रेस की आला कमान की दृष्टि में महाराष्ट्रियों की राजनीतिक सूझबूझ का कितना मूल्य है। मराठा मंत्रियों की यही अक्षमता विषयों के उस विभाजन से भी स्पष्ट हो जाती है, जिसका निर्देश पहले किया जा चुका है। उपर्लिखित तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मराठों में राजनीतिक सूझबूझ की कमी है। उनमें कोई भी तिलक या गोखले या रानाडे जैसा प्रतिष्ठित नहीं है। आज महाराष्ट्रीय की कोई कीमत नहीं है। कांग्रेस में जो महाराष्ट्रीय हैं, उनको कोई नहीं पूछता। इसलिए यह परमावश्यक है कि महाराष्ट्रियों को राजनीति में प्रशिक्षण दिया जाए। यह राजनीतिक प्रशिक्षण जनता को सत्ता का हस्तांतरण हो जाने के कारण बुनियादी महत्व का बन गया है। मराठा शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। एक अर्थ में तो इससे तात्पर्य उन सब लोगों से होता है जो मराठी भाषा बोलते हैं। दूसरे अर्थ में उसका अभिप्राय उन लोगों से होता है जो जाति के मराठे हैं। वे सभी मराठे कहलाते हैं। लेकिन लोग मराठी बोलने वाले मराठों और जाति के मराठों में अंतर नहीं समझते। जो लोग महाराष्ट्र पर शासन करने वाले हैं, वे भाषा के कारण मराठे नहीं हैं, बल्कि मराठा जाति के हैं, चाहे ब्राह्मणों की आशाएं कुछ भी क्यों न हों। अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मराठे राजनीतिक दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़े हुए समुदाय के लोग हैं। यह एक बुनियादी बात है कि उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि एक ही महाराष्ट्र हो तो केवल एक ही मराठे को मुख्यमंत्री के पद के लिए और 5-6 को मंत्री पद के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि 3 महाराष्ट्र राज्य हों तो 3 मराठों को मुख्यमंत्री के रूप में और 30 मराठों के पद के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हम अपने नेताओं को शिक्षित करने में सहायता देकर वास्तव में अपनी ही सेवा कर सकते हैं। मराठों को शिक्षित करने का एक ही तरीका है कि उन्हें अपनी क्षमताओं का विकास करने और उन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए और अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। 3 महाराष्ट्रों की रचना से ही यह संभव हो सकता है। एक कहानी सुनिए जो अवसर के लिए बहुत प्रासंगिक है। एक छोटी बच्ची का बाप उसे घुमाने के लिए जंगल में ले गया। बच्ची ने देखा कि बड़े पेड़ों की जड़ में छोटी छोटी झाड़ियां उग आई हैं। जब वैसी ही झाड़ियां उसे हर पेड़ के नीचे दिखाई पड़ी, तो उसने अपने बाप से पूछा कि बड़े पेड़ों के नीचे ये छोटी झाड़ियां बढ़ती क्यों नहीं। चूंकि बाप वनस्पति विज्ञानी नहीं था, इसलिए उसके प्रश्न का उत्तर न दे सका और उसने कहा, अरे मैं क्या जानूं, लेकिन फिर भी उसने महसूस किया कि बच्ची का सवाल बहुत सार्थक है। वह किसी कॉलेज में अध्यापक था। दूसरे दिन जब वह कॉलेज गया तो उसने वनस्पति विज्ञानी के अपने साथ से वही प्रश्न किया। वनस्पति विज्ञानी ने उत्तर दिया, अरे इसका जवाब तो बहुत आसान है। बड़े वृक्ष सूर्य की सारी किरणों का फायदा खुद ही उठा लेते हैं और झाड़ियां किरणों से वंचित रह जाती हैं। यही कारण है कि वे पनप नहीं पाती। मराठवाड़ा के लोगों को इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है, उसे नहीं भूलना चाहिए। संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में केवल एक ही तर्क है, और वह यह कि यह रामायण में वर्णित राम और भरत 2 भाइयों के लंबे विछोह के बाद हुए पुनर्मिलन जैसा है। यह मूर्खतापूर्ण तर्क है,
जिस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे महाराष्ट्रीय भी हैं जो पश्चिमी महाराष्ट्र के साथ ऐसी राजनीतिक संधि करके संतुष्ट हैं जिसमें उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं। संधियों का महत्व कागज की रद्दी से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। राजनीतिक संधियां करने के बजाय जो लागू नहीं की जा सकती, क्या यह बेहतर नहीं है कि शक्ति हाथ में आ जाए? बंबई सरकार में महाराष्ट्रियों ने जो कुछ किया है वह कितना घटिया और तुच्छ है। यदि महाराष्ट्रियों के अत्युन्नत और सुशिक्षित जनों का यह व्यवहार है तो मराठवाड़ा के लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? मैं मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र के लोगों को यह परामर्श देना चाहता हूं कि अपने ही राज्य के लिए आग्रह करें ताकि वे अपना भाग्य संवार सकें। खोए हुए क्षेत्र की पुनर्प्राप्ति। क्या सभी मराठी भाषी लोगों को एक ही राज्य में ठूंस दिया जाए या उन्हें 2 या उससे अधिक राज्यों में बांट दिया जाए? अगला प्रश्न यह है कि बंबई के पृथक्करण के बाद शेष बचे भाग का क्या किया जाए? शेष भाग के भी 2 हिस्से हैं, 1 गुराजत और 2 महाराष्ट्र। मेरी चिंता महाराष्ट्र के बारे में है। आयोग ने भाषाई प्रांतों की रचना करते समय मराठी भाषी क्षेत्र गैर मराठी भाषी क्षेत्रों को दे दिए हैं। इस प्रकार सम्मिलित न किए गए क्षेत्रों की संख्या इस प्रकार है: 1 बेलगाम तालुक बेलगाम शहर सहित, 2 खानार तालुक, 3 चिकोरी तालुक जिसमें निपानी शामिल हैं, 4 सूप तालुक, 5 कारवार तालुक, 6 बीदर में निलंग तालुक, 7 बीदर में अहमदपुर तहसील, 8 बीदर में उदगीर तहसील, 9 आदिलाबाद में राजगीर तहसील, 10 विदर्भ का कुछ भाग जो पड़ोसी हिंदी भाषी राज्य को दे दिया। जिन महाराष्ट्रियों को महाराष्ट्र से अलग किया गया है उनकी संख्या 13,89,648 है। आयोग को बंबई के मिश्रित राज्य को रोके रखने के लिए 2 अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे करने पड़े थे। एक था बंबई को महाराष्ट्रियों के हाथों में न जाने देने का। आयोग ने ऐसा एक मिश्रित राज्य स्थापित करके किया। दूसरा काम उन्होंने यह किया कि महाराष्ट्रियों और गुजरातियों के बीच समानता स्थापित की। बंबई राज्य की भावी विधानसभा में इन दोनों में समानता, जो आयोग की योजना का ही एक अंग थी, बहुत आवश्यक थी, क्योंकि पुरानी विधानसभा में कर्नाटक के सदस्य, जिन पर गुराजती अपने बहुमत के लिए निर्भर थे, नए कर्नाटक राज्य में उन्हें नहीं मिल पाते। आयोग ने मराठी भाषी लोगों को गैर मराठी भाषी राज्यों के सुपुर्द करके महाराष्ट्र के पंख काट दिए। इस प्रकार की राजनीतिक बर्बरता का और कोई कारण नहीं जान पड़ता। आयोग ने महाराष्ट्र के साथ जो यह अन्याय किया उसका अब प्रतिकर किया जाना चाहिए, और सौभाग्य की बात है कि ऐसा करना संभव भी है। मिश्रित राज्य के प्रस्ताव की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है, न ही महाराष्ट्रियों और गुजरातियों के बीच समानता आवश्यक रही है।